What's up everyone? Welcome back to the channel. तो अकाउंट्स मैं ख़त्म कर रहा था बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स और इतने सारे मैसेजेस बच्चों के कि सर अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम, अकाउंट्स में प्रॉब्लम। अब बीएसटी डालो तो इको में प्रॉब्लम, इको डालो अकाउंट्स में प्रॉब्लम। बट आई अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी इज़ वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स जिसमें प्रॉब्लम आती है। तो कोई बात नहीं, हमें तो दिसंबर में सब कुछ ही खत्म करना है, चाहे हमारा अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो हम सब खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नया सेगमेंट पूरा का पूरा, जो कि है हमारा पार्ट बी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पूरा सेगमेंट, पूरा बुक ही अलग है और इसको बहुत सिंपलेस्ट वे में कैसे पढ़ते हैं वो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो बड़े आसानी से हम ये पूरा बुक कवर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, कैश फ्लोज के बारे में पढ़ेंगे और सब कुछ कितना इजीली हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं हम लोग इस इंटरेस्टिंग बुक को। और सबसे पहले, क्योंकि आज पहला वीडियो है इस बुक का, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लो कि क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास पार्ट बी 20 मार्क्स कैरी करेगा और इसके अंदर आपके पास 4 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। दूसरा आता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तीसरा आता है हमारे पास अकाउंटिंग रेशोज। रेशोज में याद रखना, जो आपके पास जेन्युइन रेशोज हैं वो तो है ही, इस साल 3 रेशोज और ऐड हुई हैं, वो आपको सेपरेटली करनी है। तो इस पे खास तौर पे ध्यान देना, 3 रेशोज न्यू ऐड हुई हैं, वो करनी है। ओके, और उसके बाद लास्ट आ जाएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोगों को ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं और हमारा बुक प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप हमारी चल रही है, वो भी मैं साथ साथ लेके चलूंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तो अब अकाउंटेंसी को आराम से फटाफट से पूरा करेंगे और बेसिक्स के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेसिक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी स्पेसिफिकली एज पर शेड्यूल 3। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद रखने हैं शेड्यूल 3 के अनुसार, वो मैं भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे हैं। इसके बाद एनालिसिस कंप्लीटली थियोरी का चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। ये 2 चैप्टर्स हैं जो आपके मेहनत लेंगे, बट इन दोनों का जो बेस है वो ये है। तो पहले बेसिक स्ट्रांग होने जरूरी है। एक बार आपका ये हो गया तो आप इन पे आ सकते हो। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि इस पे बहुत कम टाइम लगाते हैं, बट इस बार मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगाओ, क्योंकि आपको बैलेंस शीट का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा नॉलेज होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ आती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ साथ नोट्स बना के चलना। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार आपने ये ले लिया तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। डन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। ये याद करना है आप लोगों को, सेक्शन याद करना है ये, ठीक है, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। आप लोग अभी तक सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल्स बना चुके हो, आप लोग पार्टनरशिप फर्म्स के फाइनेंशियल्स बनाना सीख चुके हो, वही कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी किसकी? कंपनीज की। कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स कैसे बनाता है, कोई भी कंपनी अपने एंड रिजल्ट्स कैसे बनाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड रिजल्ट्स, कि हमारा पूरे साल में हुआ क्या है वो कौन दिखाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाते हैं। तो कोई भी कंपनी के अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हो तो वो कैसे बनते हैं भाई, कौन बनाता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसका क्या कोई अलग प्रोसीजर है? तो याद रखेंगे, हमारे पास जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनीज के, वो एज पर कंपनीज एक्ट बनाए जाएंगे। मतलब कि जो भी उसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट में गिवन है और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के अनुसार
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में याद रखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के अकॉर्डिंगली 5 चीज़ें आती हैं। देखो हम लोग को यूजुअली बस 2 ही पता होती हैं, बट 5 चीज़ें आती हैं। 1 मार्कर के लिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है एक बैलेंस शीट। सबसे पहले जो हम इसमें बनाते हैं वो होता है हमारे पास बैलेंस शीट। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसकी अगर रिक्वायरमेंट हो ये तभी बनता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसके बाद हमारे पास आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और लास्ट में हमारे पास आते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो हमारे पास 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में आती हैं। सबसे पहला आपको पता लग गया बैलेंस शीट, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो 5 चीजें हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगी, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें और याद रखनी है कि जो हमारे पास बैलेंस शीट है वो बनेगा एज पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 और P&L बनेगा पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। तो ये याद रखना, जो हमारे पास बैलेंस शीट है वो कैसे बनता है, एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, और जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है वो कैसे बनता है, एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है। यानी कि कंपनीज एक्ट में कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें ये फॉर्मेट्स दिए गए हैं और उसी फॉर्मेट्स के आधार पे आपको चीजें बनानी होंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। अभी तक जो आप बैलेंस शीट सीख के आए हो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ। बैलेंस शीट हमारी वेल्थ दिखाता है। वेल्थ की जब मैं बात करता हूं तो वेल्थ का मतलब होता है हमारे एसेट्स और हमारे लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट मेनली इनके बारे में बात करता है। तो आप अभी तक जो बैलेंस शीट पढ़ के आए हो वो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बैलेंस शीट पढ़ के आए हो। सर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का बैलेंस शीट कैसा होता है, आप इस तरीके से बैलेंस शीट बनाते थे। यहां पे आप लोग लिखते थे लाइबिलिटीज, अमाउंट, फिर यहां पे आप लोग लिखते थे एसेट्स, अमाउंट। अब देखो ये सब ऐसे चल रहा है, इधर चल रही है या नहीं चल रही है, पहले लाइबिलिटी फिर अमाउंट फिर एसेट्स फिर अमाउंट। तो इसको हम लोग बोलते थे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो जितने भी फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, तो ये लोग जो अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, एनजीओज हो, एनपीओज हो, जब इनकी बैलेंस शीट बनती है तो ये सब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनती है। अब कंपनीज एक्ट ने बोला हम तो कंपनीज एक्ट है, हम तो कुछ चेंज करेंगे, हम तो अपना फॉर्मेट ही बदल देंगे। हमने कहा यार फॉर्मेट कैसे बदलोगे। उन्होंने कहा अभी तक क्या होता था, इधर लाइबिलिटी का टोटल, ठीक है, लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है हमारे पास, कैपिटल, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। 3 प्रकार की चीजें तो होती थी, कैपिटल जो ओनर ने लगाया, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब हम क्या करते थे, एसेट्स में यहाँ पे लिख देते थे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। कंपनीज एक्ट ने बोला अब हम एसेट्स को यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इन एसेट्स को हटा के यहाँ लिखेंगे। मैंने कहा है ये क्या कर रहे हो, तो कहा हम तो ऐसा ही लिखेंगे, हम एसेट्स को यहाँ लिखेंगे और बैलेंस शीट को नीचे खींच देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट, यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट, और फिर हम यहाँ पे टोटल लगाएंगे। तो ये टोटल और ये टोटल सेम होना चाहिए। तो अब बैलेंस शीट कैसे चल पड़ी प्रभु, बैलेंस शीट अब चल पड़ी ऐसे। जो बैलेंस शीट ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रही थी वो बैलेंस शीट अब वर्टिकल चल पड़ी। तो जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनती हैं वो याद रखेंगे किस फॉर्मेट पे बनती है, वर्टिकल फॉर्म में बनती है, ठीक है। अब कंपनी की बैलेंस शीट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आज के इस बेसिक वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि सर कंपनी की बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या होगा।
तो देखो सबसे पहले आपको मेजर हेड्स के बारे में समझना होगा कि बैलेंस शीट दिखती कैसे है। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर हम यहां पे लिखेंगे नोट नंबर। सर नोट नंबर का क्या मतलब है? नोट नंबर का मतलब है आप पर्टिकुलर लायबिलिटी और एसेट्स को एक्सप्लेन भी तो करोगे ना। एक एक एसेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एक लायबिलिटी में बहुत सारी लायबिलिटी होती हैं, तो सब कुछ तो यहाँ नहीं लिख पाओगे। तो उनको नोट्स की मदद से छोटे छोटे नीचे शेड्यूल्स बनाएंगे, उसकी मदद से शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करंट ईयर का अमाउंट लिखते हैं और फिर हम प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखते हैं। सर एक ही बैलेंस शीट में 2 साल के अमाउंट होने वाले हैं? यस, करंट ईयर का अमाउंट भी होगा, प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी होगा, क्योंकि कंपेरेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके कंपेरेबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो वही काम कर रहे हैं। अब 2 मेजर हेड पकड़ लो, वही समझाने हैं मुझे आपको। इधर सबसे बड़ा मेजर हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, और एक आता है यहां पे एसेट्स, सब कैपिटल में आ रहा है, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, और एक आ गया हमारे पास एसेट्स। ओके, अब ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है यहाँ पे इसका टोटल हो चुका होगा, और फिर यहाँ से एसेट शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे एसेट्स का टोटल हो रहा होगा। तो ये हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स, ये हमारे पास पूरे हो गए, ठीक है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स का क्या मतलब होता है? एसेट तो आप जानते हो, एसेट्स में आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, आपका कैश, जो भी चीज़ आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है वो सब आपके एसेट्स होते हैं, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, सब आपके एसेट्स हैं। कंपनी के भी वही सब एसेट्स होते हैं, वो सब यहाँ आ जाते हैं। अब कंपनी की भी लायबिलिटीज होती हैं। अब लायबिलिटी कितने प्रकार की होती हैं? सर लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, यहाँ पे ध्यान रखना। 2 प्रकार की कैसे होती है? एक तो वो पैसा होता है जो बाहर से बोरो करा है, किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, किसी बैंक से लोन ले लिया, उधार में माल खरीद लिया जिसका पैसा देना है, क्रेडिटर, कोई हमारा और बिल पेबल, इस तरीके की कोई और लायबिलिटी। तो बाहर वालों का जब भी पैसा देना होता है तो वो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज होती हैं। और एक होता है कि बिजनेस ने ओनर से ही लोन लिया है, बिजनेस ने ओनर से लोन लिया, क्योंकि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। कंपनी के केस में प्रोप्राइटर नहीं होता, कंपनी के केस में शेयर होल्डर होता है। पैसा लगाने वाला कौन होता है? शेयर होल्डर, जिसने कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी का हिस्सा खरीदा है पैसा देके। तो कंपनी में जो पैसा लगाने वाला होता है वो शेयर होल्डर होता है, और वो जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पैसे को जो शेयर होल्डर ने लगाया, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम होता है इक्विटी। कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या होता है? इक्विटी। तो यहां से आप समझो कि हमारे पास यहां पे एक तो कैपिटल आने वाला है और एक आउटसाइडर्स लायबिलिटीज आने वाली है। सर आउटसाइडर्स लायबिलिटीज कौन कौन सी होंगी? आउटसाइडर लायबिलिटी वही जो बाहर वालों से लेनी है, अभी बताई मैंने आपको। तो अब इक्विटी एंड लायबिलिटी हमारा मेजर हेड है पहला, और एसेट्स हमारा दूसरा मेजर हेड है, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे पास सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। सर शेयर होल्डर्स फंड्स का क्या मतलब है? शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब है कि वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने लगाया है उसको हम क्या बोल देते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। जो पैसा शेयर होल्डर्स ने लगा दिया उसको शेयर होल्डर्स फंड्स बोल दिया। शेयर होल्डर्स फंड्स में कैपिटल आता है, 2 प्रकार की कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों आ जाएंगी। शेयर होल्डर्स फंड्स में ही कुछ सेविंग्स आ जाती हैं। सेविंग्स कैसी? सेविंग्स जो आपने पैसा जोड़ के रखा हुआ है उसको हम सेविंग्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड्स में ही कुछ और तरीके की आइटम्स आती हैं, वो मैं अभी आपको डिटेल में बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। तो ये सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं। फिर हमारे पास आती है यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड देन वी हैव करंट लायबिलिटीज। सर अब इसको कैसे हम डिफाइन करें कि कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी है और कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है? तो इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना होगा। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सर अभी तक तो हम ये पढ़ते आए थे कि जो 12 महीने के अंदर अंदर पे हो गई वो करंट लायबिलिटी, और जो 12 महीने के बाद पे हुई वो नॉन करंट लायबिलिटी। क्या वो गलत था? वो गलत नहीं था, वो भी ठीक है। लेकिन अब आप थोड़ा सा और मैच्योर हो चुके हो, अब आप थोड़ा और डिटेल में अकाउंट्स को जानते हो, तो आपको थोड़ा और अलग नजरिए से अकाउंट्स को पढ़ना होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब? ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर होता क्या है ऑपरेटिंग साइकिल? आओ मैं आपको समझाता हूं कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। सबसे पहले ये पकड़ो कि आपके पास सबसे पहला क्राइटेरिया तो 12 महीने वाला क्राइटेरिया होता है, 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया होता है,
ठीक है, कि कोई भी लाइबिलिटी अगर 12 महीने के अंदर पे हो रही है तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। अगर आपने 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया ना, जैसे सपोज क्रेडिटर है, क्रेडिटर का पैसा देना है, आपने 8 महीने में दे दिया, 9 महीने में दे दिया, तो वो ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स के अंदर अंदर आ गया, उसको मैं करंट लाइबिलिटी बोल दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप 12 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो, 13 महीने में, 14 महीने में, तो पहले हम डायरेक्टली उसको नॉन करंट लाइबिलिटी बोल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। अब ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। सर ऑपरेटिंग साइकिल है क्या? देखो, कभी भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस की शुरुआत पैसे से होती है। आप पैसा लगाना शुरू करोगे, माल खरीदोगे, बनाओगे, बेचोगे, फिर उधार में बेचोगे तो पैसा वापस भी आएगा, तो पैसा लगना शुरू हो जाता है। उस पैसा लगने से पैसा वापस आने का जो टाइम पीरियड है उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। पैसा लगना शुरू हुआ, वहां से घूम के जो पैसा वापस आ गया उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? पैसा लगने से लेके पैसा वापस आने तक का टाइम पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल है। अब ये बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग हो सकता है। कुछ बिजनेसेस में बहुत छोटा ऑपरेटिंग साइकिल होता है, 2-4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। कुछ बिजनेसेस में महीनों का होता है, कुछ बिजनेसेस में सालों का होता है। तो आप पहले 12 महीना चेक करोगे, 12 महीने के बाद आप एक कंडीशन और चेक करोगे, वो क्या है हमारे पास? ऑपरेटिंग साइकिल। अब सर इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाओ। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं पेमेंट पीरियड, और इधर ले लेता हूं मैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स ले लेंगे हम इस टेबल से, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट पीरियड 8 महीने आ रहा है। अब इसका पेमेंट पीरियड 8 महीने आ गया तो चेक करो क्या ये 12 महीने के अंदर अंदर हो गया? हाँ सर, 12 महीने के अंदर हो गया, खत्म बात। जैसे ही ये 12 महीने के अंदर अंदर हुआ, ये करंट लाइबिलिटी हो गया। अब इसका ऑपरेटिंग साइकिल चाहे कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 12 महीने के अंदर हो गया तो वो करंट लाइबिलिटी है, टेंशन लेनी ही नहीं। ठीक है। दूसरा आया सर, ये 13 महीने में पेमेंट हो रहा है, 13 मंथ्स में हो रहा है। क्या सर ये 12 महीने के अंदर हो गया? नहीं, 12 में तो हुआ नहीं, तो अब इसको नॉन करंट मत लिख देना। अब आप इसकी ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो, इसकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है। फिर हमने ऑपरेटिंग साइकिल चेक करी कि ऑपरेटिंग साइकिल तो 12 महीने की थी। क्या ये 12 के अंदर हुआ? आंसर आ रहा है नो। तो दोनों ही कंडीशन नहीं हुई, ना तो 12 में हो रहा और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में हो रहा, तो ये क्या बन गया? नॉन करंट लायबिलिटी बन गया। तो इस तरीके से आपको फटाफट से चीजें करती जानी है। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। सपोज यहाँ पे पेमेंट हुआ 14 महीने में, क्या ये 12 महीने के अंदर अंदर हो गया? नहीं, 12 महीने के अंदर तो नहीं हुआ। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल में हो गया? मैंने चेक करा, इसका ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का था। एग्जाम में गिवन होगा, अगर होगा तो 15 महीने का था। क्या ये इसके अंदर हो गया? यस, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो गया ना, तो ये भी करंट लायबिलिटी है। अब देखो 14 मंथ्स 12 से ज्यादा है, लेकिन इसकी ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी है भाई। ऑपरेटिंग साइकिल एक बिजनेस साइकिल के अंदर अंदर हो गया है, तो ये करंट लायबिलिटी है। अच्छा, अब ये 15 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की है, तो हमने चेक करा क्या ये 12 के अंदर हो गया? नो। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो गया? यस, तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटी। अब देखते हैं, पेमेंट 15 महीने में हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल इसकी 8 महीने की है। क्या ये 12 महीने के अंदर अंदर हो गया? नहीं। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो गया? नहीं, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी। तो यानी पहली चीज तो आप ये चेक करो क्या 12 महीने के अंदर हो रहा है। 12 के अंदर हो गया तो ऑपरेटिंग साइकिल को इग्नोर कर दो, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर दो। अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर हो गया ना, जैसे ये बस एक ही हुआ 12 महीने के अंदर अंदर, तो ऑपरेटिंग साइकिल से मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर 12 में नहीं हो रहा तो ऑपरेटिंग साइकिल चेक कर लो। ठीक है, अब मुझे आपको होमवर्क में बताना है पेमेंट पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल। 4 एग्जांपल्स देता हूं मैं आप लोगों को। 12 महीने, 13 महीने, 11 महीने, 8 महीने, 16 महीने, 14 महीने, 15 महीने, 18 महीने। तो मुझे आपको चारों का बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि कौन सा करंट लायबिलिटी है, कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है। बस चेक करना क्या वो 12 महीने के अंदर
पे हो गया। अगर आंसर आ रहा है यस तो सीधा सीधा उसको करंट लायबिलिटी डाल दो। अगर आंसर आ रहा है नो तो अभी कुछ डिसाइड मत करो, अब चेक करो ऑपरेटिंग साइकिल, चेक करो ऑपरेटिंग साइकिल, फिर चेक करो क्या वो ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो गया, क्या वो ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो गया। अगर हाँ तो करंट लायबिलिटी, अगर ना तो नॉन करंट लायबिलिटी। ये सीधा सीधा सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम का याद रखना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एक चार्ट देख लेना बस, क्या वो 12 महीने के अंदर पे हो गया, अगर हो गया तो करंट लायबिलिटी, नहीं हुआ तो ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो, ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो गया यस तो करंट लायबिलिटी, नहीं तो नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। ऐसे हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आ जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, बस फर्क क्या होता है, ये आपको पे करने वाले होते हैं और यहाँ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर बेनिफिट्स 12 महीने के अंदर अंदर मिल गए करंट एसेट, 12 महीने के बाहर जा रहा है तो ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ गया करंट एसेट, ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर गया तो नॉन करंट एसेट। तो ये एक बेसिक चीज है जो मैंने आपको आज मेजर हेड सिखाए, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट करंट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। तो इसको डिटेल में देखो आज एक बार, ये मुझे होमवर्क में आपको बताना है, ओके। और कल मैं आप लोगों को इसका फर्दर चीजें बताऊंगा क्योंकि इसमें मैं सबसे ज्यादा टाइम लगाऊंगा इस बार। मेरा का पैटर्न जो है ना वो एज पर सिचुएशन चेंज होता रहता है पढ़ाने का, तो मैं ध्यान दूंगा इस पूरी बैलेंस शीट पे P&L पे कि आपको ये बड़े ध्यान से सेट हो, क्योंकि रेशियोज में और कैश फ्लो में तुम्हें मजा आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना, तुम्हें अगले आने वाले चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसी मंथ के ऊपर तुम्हारी अकाउंट स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।